हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर बिल्डर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, यानी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम कुल अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो आपकी टेट की परीक्षा हो, सीटेट हो, या फिर आगामी परीक्षाएं यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, या फिर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इत्यादि की परीक्षाओं में ये इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों के संबंध में क्या-क्या बातें हमारे भारतीय संविधान में बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि पहले 8 अनुसूचियां थी, उनमें कुछ-कुछ अनुसूचियां धीरे-धीरे करके जोड़ी गई। तो आइए पढ़ते हैं अनुसूची नंबर 1, शेड्यूल 1। इसके अंतर्गत केंद्र शासित राज्य तथा भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या 36 है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, 8 यूटीज हैं। और फिर अनुसूची नंबर 2, शेड्यूल 2। इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इत्यादि के वेतन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इनमें क्या बताया गया है कि हमारी जो संसद है, उनमें उपस्थित सभी गणमान्य, या चाहे वो विधानमंडल के लोग हों, यानी विधानसभा या विधान परिषद के लोग हों, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के लोग हों, उन सब के बारे में वो कितना उनको वेतन मिलते हैं, कितने भत्ते मिलते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें हमने कुछ इंक्लूड किए हैं। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपए। कितने वेतन मिलते हैं? 5 लाख। उपराष्ट्रपति को 4 लाख, प्रधानमंत्री को 1 लाख। ये सभी इनको मिलने वाले वेतन हैं। भत्ते तो अलग से मिलते हैं। जैसे महंगाई भत्ते के साथ-साथ उनकी भत्ते उनके घटते बढ़ते रहते हैं। साथ के साथ उनको हाउसिंग फाइनेंस मिलते हैं, और बिजली के बिल हैं या मोबाइल के बिल हैं, ये सारी चीज़ें उनको फ्री होती हैं या बहुत ही चीप प्राइस पे उनको अवेलेबल हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू ऑल कॉमन पीपल। ठीक है। फिर थर्ड अनुसूची में क्या बताया गया है? थर्ड अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है कि हमारे संसद के लोगों को शपथ कौन दिलाता है और वो क्या शपथ लेते हैं। तो किसके किसके शपथ की बात की गई है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सांसद आदि के पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कुछ लोग दिए गए हैं पद, फिर उनको शपथ कौन दिलाता है और वो त्याग पत्र किसे सौंपते हैं अपना। ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और वो त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और चार्ट बना लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी सीटों की संख्या हर राज्य में कितनी होती है। तो हम अपने स्टेट के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में अपने पड़ोसियों नेबर स्टेट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्टेट से पूछा जाए, नेबर स्टेट से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 31, जो कि सर्वाधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस स्टेट से आती हैं? उत्तर प्रदेश। उसके बाद है बिहार 16 सीटें, राजस्थान 10 सीटें, मध्य प्रदेश 11 सीटें, जम्मू और कश्मीर 4 सीट, उत्तराखंड 3, कर्नाटक 12, केरल 9, गोवा 1
और साथ के साथ आप महाराष्ट्र का भी याद कर सकते हैं 19। वेस्ट बंगाल अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं तो 16 उसकी सीटें हैं। झारखंड में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। तो कभी ये मैच द फॉलोइंग या फिर मैच करने के लिए या फिर सही गलत का निशान लगाने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? इसके अंदर हमें एससी और एसटीज के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रशासन कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उस क्षेत्र का निर्धारण किया जाए, इन सब के बारे में हमको बताया गया है। इसका निर्धारण कौन करेगा? जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया जिसमें एससी एसटी की संख्या बहुत ज़्यादा है, या राजस्थान हो गया, तो मान लीजिए उनमें किसी संख्या पे बहुत ज़्यादा ही संख्या में एसटी और एससीज निवास कर रहे हैं, और तो फिर उनके जगह को, उनके भूमि को, उनके रीति रिवाजों को, उनके संस्कृति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य के राज्यपाल से संपर्क करेगा, उससे सलाह करेगा कि उनको कैसे उनके आवास को, उनके संस्कृति को बचाया जाए, उनके रीति रिवाज पर बाहर से कोई आक्रमण ना हो, उसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है? सिक्स शेड्यूल। इसमें हमारे 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं AMTM करके, ATMM भी कर सकते हैं याद। तो इसमें इन चारों राज्यों की जनजातियों, इसमें एससी की बात नहीं होती है, इसमें सिर्फ एसटीज की बात होती है कि इनका प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान कैसे किए जाएं। चूंकि इन चारों राज्यों में बहुत ज़्यादा ही संख्या में एसटीज यानी कि ट्राइब्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और ट्राइब्स चूंकि अदर स्टेट से बहुत कम कनेक्शन बना पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही कट कट के अपना अपने अकॉर्डिंग वो अपना समाज चलाते हैं। वो सरकार की बातों को कम मानते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे हमारे मुखिया, जो उसमें मुखिया लोग होते हैं, वो जैसे राज्य चलाएंगे, हमारे स्टेट चलाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग की अपेक्षा। ठीक है, उनके कंपैरिजन में उनके जो मुखिया लोग होंगे वो अच्छा गवर्न करेंगे उनको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनको इनका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि ये क्षेत्र जो है उसको एसटी क्षेत्र डिक्लेयर किया जाए। वहाँ पे होना चाहिए 90% से अधिक आबादी जो होगी वो आदिवासियों की होनी चाहिए, तब वो जाके वो क्षेत्र जो है इस 6 शेड्यूल में आएगा, जिसमें कि 4 स्टेट्स ऑलरेडी कवर किए जाते हैं। इसमें एक काउंसिल बनाई जाती है, ADC काउंसिल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ADC, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषद इसमें बनाई जाती हैं, जो इनको इनके संस्कृति की रक्षा करते हैं, इनके रीति रिवाजों की रक्षा करते हैं, और कभी कभी टैक्स भी, छोटे मोटे टैक्स इकट्ठा करने का भी काम, मतलब इनको अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, कि अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट चलाएं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें कि मेघालय में आपने सुना होगा गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और उन पहाड़ियों के नाम पे वहाँ निवास करने वाले आदिवासियों को भी गारो खासी जयंतिया के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे ही परिषद बनाए गए हैं, जैसे गारो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसी तरह मिजोरम है, मिजोरम में ट्राइब्स पाई जाती हैं, चकमा, लाई, है ना। त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं कुछ ट्राइब्स। असम में दीमा, हासा, कार्बी एंगलोंग, ये सारे क्षेत्रों में भी ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए जाते हैं। फिर 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में इसके अंतर्गत स्टेट्स की बात की गई है कि स्टेट्स और 7th शेड्यूल में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र की शक्तियां क्या होंगी और राज्य की शक्तियां क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 100 विषयों को शामिल किया गया है, जैसे कि रेलवे संबंधी मुद्दे,
मुद्रा संबंधी काम, बैंकिंग संबंधी कार्य और आयकर यानी इनकम, जनगणना, सेंसस, नागरिकता, सिटीजनशिप, सेना, यूपीएससी, एक्साइज टैक्स, एसएससी, आयात निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज जो होती हैं, वो सारे काम, इन सारे संबंधी जो कानून बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? वो भारत सरकार बनाएगी, यानी सेंट्रल के अधीन ये सारी चीजें आएंगी। और जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? जैसे पुलिस, कारावास, कृषि, साफ सफाई, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायत, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सारी चीजों के संबंधी कानून बनाने के लिए, इससे संबंधित कानून बनाने के लिए कौन इसके कानून बनाएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है। फिर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इसको कानून बनाने का अधिकार, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। यानी इससे संबंधित कानून चाहे भारत सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए, लेकिन अगर कभी किसी विषय पर क्लैश होता है, जैसे एजुकेशन मान के चलते हैं, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, उस पे चाहे राज्य सरकार भी प्रावधान बना सकती है कि हमारे यहाँ शिक्षा का क्या सिस्टम होगा, या केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में क्लैश होता है या दोनों में मतभेद होता है, तो उस पे कौन भारी पड़ेगा? उस पे केंद्र सरकार का मत भारी पड़ेगा। ठीक है। और एट्थ शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें हम भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है। इसमें असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, गुजराती, हिंदी, ये सारी भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में क्या किया गया? सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है। आप इसी में ये चीज भी याद कर सकते हैं कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। और उसके बाद 3 भाषाएं और, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं शामिल की गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 71st अमेंडमेंट 1992 द्वारा ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। फिर उसके बाद 92 संविधान संशोधन यानी 92 अमेंडमेंट, जो कि 2002 में किया गया। इसमें भी 3 भाषाओं को लिया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाओं को। उसके बाद आता है 9th शेड्यूल। इसके अंतर्गत क्या उन विषयों को शामिल किया गया है जो वाद योग्य यानी नॉन जुडिशिएबल है, नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, या न्यायालय में इनको जो आप जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में संविधान में जोड़ा गया। ये पहले संविधान संशोधन द्वारा ये अनुसूची जो है ऐड की गई। और वर्तमान समय में इस अनुसूची में लगभग कुल 285 अधिनियम हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून, चकबंदी कानून इत्यादि। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल ऐड किया गया था वो 31B था। ठीक है। इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी, यानी ऐसे कानून बनाए गए जिसको न्यायालय में आप जाकर चैलेंज नहीं कर सकते या न्यायालय उसको बदल नहीं सकता। ठीक है। जैसे कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक स्टेट में क्या किया गया कि ओबीसी को जो है आरक्षण दिया गया और उसको 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। ठीक है। तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि इस कानून के आने से किसी का मूलाधिकार हनन हो रहा है, या किसी को नहीं पसंद आ रहा है ये कानून, या किसी का अहित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो 9th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होके रहेगा। बस एक शर्त है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिव नहीं होना चाहिए बस। फिर आता है अनुसूची 10 यानी 10th शेड्यूल। ठीक है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ये अनुसूची क्या बताती है? दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। दल बदल यानी कि मान लीजिए आप हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच नहीं कर सकते हैं,
उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि आप कब स्विच कर सकते हैं, कब अपनी पार्टी बदल सकते हैं और कब नहीं बदल सकते हैं। वो हर जगह लागू होगा। वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, हर जगह के लोगों के लिए ये लागू होगा। फिर 11 शेड्यूल है, इसमें 73वें, ये कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इस अनुसूची को संविधान में लिया गया। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित कानून इसमें बताए गए हैं। इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें पंचायत की शक्तियां हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित विषय हैं, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी कैसे दूर की जाए, गांव की बाजार की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत या पानी की सुविधा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। फिर लास्ट शेड्यूल है अनुसूची 12। ठीक है, इसमें इसको ऐड किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992। इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, जैसे कि ये नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित होता है, म्यूनिसिपालिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें नगर निगम, पार्क, खेल का मैदान, कूड़ा करकट का प्रबंध या अग्निशमन की सेवाएं, ठीक है, इन सारे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक कभी कभी हम पढ़ते हैं, एक ट्रिक होता है कभी कभी, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, जिसमें आप टी फॉर टेरिटरीज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ए फॉर अफर्मेशन, ये ई है, सॉरी, ई फॉर क्या है? इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ओ फॉर अदर शेड्यूल ट्राइब्स, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, डी फॉर डिफेक्शन और पी फॉर पंचायती राज और एम फॉर म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, तो आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बस यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।